आज हम देखने वाले हैं एक सुपर सस्पेंसफुल ड्रामा से भरी हुई मूवी जो कि एक रियल कहानी पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत में हमें राजमुनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी कम उम्र में ही बंगाली रीति रिवाज के साथ शादी कर दी गई। शादी के बाद राजमुनी को बहुत सारे गहनों से सजाया जाता है जिसमें सोने के बहुत सारे श्रृंगार और उपहार शामिल होते हैं। पर तभी अचानक राजमुनी के पति की मौत हो जाती है और बेचारी कम उम्र में ही विधवा हो जाती है और उसका सुहागन होने का सपना टूट जाता है। इसलिए वह अपने भाइयों के साथ उनके घर पर रहने के लिए आ जाती है जहां उसे नियमों का पालन करते हुए विधवा की जिंदगी बितानी पड़ती है, जिसमें ना तो वह अच्छा खाना खा सकती है और ना तो अच्छे कपड़े पहन सकती है। अब टाइम के साथ साथ सारी चीजें बदलने लगती है, लेकिन एक चीज अभी भी कायम है। वह था उसकी गहनों का बक्सा जिसमें रखे सोने के उपहार। वह रोज पहन करके अपने बीते वक्त को याद किया करती थी और साथ ही साथ उसका हिसाब भी लिख कर रखती थी, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई मेरे बक्से से सारे गहनों को चुरा न ले। इसलिए वह हमेशा उस गहनों से भरे बक्से को सबकी नजर से छुपा कर रखती थी। अब कुछ वक्त बीत जाता है। राजमुनी का भाई चंदन सोमलता नाम की एक गरीब लड़की से शादी करके उसे घर लाता है और इस वक्त राजमुनी के परिवार में बहुत दिक्कत चल रही है, क्योंकि बंगाल विभाजन के बाद राजमुनी के परिवार का पूरा पैसा और जमीन पाकिस्तान के फरीदाबाद में रह गई। उसे छोड़कर उन्हें यहाँ आना पड़ा। शुरुआत में सोमलता को देखकर राजमुनी थोड़ी नाराज हो जाती है, क्योंकि सोमलता एक गरीब फैमिली से है। वक्त बीतते जाता है। चंदन के पापा अपने सगे भाई के साथ जमीन के बंटवारे के लिए कोर्ट के केस लड़ रहे हैं। एक दिन सोमलता अपनी छत पर काम कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात अपने बड़े ससुर की बहू रेवा से होती है, जो उसे कहती है कि जिस बच्चे को वह गोद में खिला रही है वह इस घर की नौकर रामविलास का पोता है। वह साथ में यह भी बताती है कि रामविलास को हमारे परिवार वालों ने पीट पीट कर मार डाला था, क्योंकि घर वालों को शक था कि उसका चक्कर हमारी बुआ सास राजमुनी के साथ चल रहा है, लेकिन आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए घर वालों ने पुलिस के डर से इस चीज को यहीं दबा दिया। फिर अगले दिन सोमलता देखती है कि उसकी बुआ सास बहुत देर से सो रही है और जैसे ही वह उसे देखने के लिए आती है तो राजमुनी की ओर से कोई हलचल नहीं होती। तभी राजमुनी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलकर आ जाती है और उससे बात करने लगती है, जो देखकर सोमलता बिल्कुल डर जाती है। राजमुनी कहती है कि तुम जरूर मेरे गहने चुराने के लिए यहाँ पर आई होगी। पास वाले रूम में एक बड़े बक्से में मेरे गहने हैं और उसे तुम वहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले जाओ और एक महफूज जगह पर छुपा दो। अगर तुमने उसमें से कुछ गहने चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पति को मार दूंगी, जिससे तुम इन गहनों को कभी नहीं पहन पाओगी, क्योंकि विधवा महिला कभी भी सोने के आभूषण नहीं पहन सकती। अब सोमलता बक्से को छुपाकर नीचे लेकर आती है कि तभी उसकी टक्कर उसकी जेठानी से हो जाती है और उसे सोमलता पर शक हो जाता है कि जरूर सोमलता हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। सोमलता बक्से को अपने पलंग के नीचे वाले संदूक में छुपा देती है। जैसे ही शाम होती है तो उस घर में रोना धोना शुरू हो जाता है। लोग उस गहनों से भरे बक्से को लालच के मारे ढूंढने लगते हैं। अब सारे घर वालों का शक अपने नौकरों पर आ जाता है और वह पुलिस बुलाकर उन्हें अरेस्ट भी करवा रहे थे, पर कहीं न कहीं बड़ी बहू का शक सोमलता की ओर होता है। अब एक दिन एक मुलाकात के दौरान बड़ी बहू सोमलता को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है, जिसमें वह कहती है कि चुराए हुए गहनों में से आधा हिस्सा मुझे देना होगा, नहीं तो मैं ससुर जी को तुम्हारा सब सच बता दूंगी। और इसी वक्त सोमलता को उस जगह मौजूद राजमुनी की आत्मा दिखाई देती है, जो इन दोनों की बातें सुन रही है। तभी बड़ी बहू बेहोश होकर गिर जाती है। इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर भी शॉक हो जाता है जब उसको पता चलता है कि पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जवान पर ही पैरालिसिस अटैक हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि बड़ी बहू के मुंह पर लकवा मार चुका है और इस वजह से वह कभी कुछ बोल भी नहीं पाएगी। अब बड़ी बहू सोमलता की ओर हाथ दिखाते हुए कुछ बोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह घर वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उसे अपनी बात को लिखने के लिए कहा जाता है तो अचानक उसके हाथ पर भी लकवा मार जाता है। वक्त बीतते जाता है। पैसों की तंगी की वजह से घर का पूरा सामान नीलाम होने लगा है और एक दिन ऐसी परेशानी से तंग आकर चंदन आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी सोमलता वहां पर आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि हम बहुत ही जल्द कुछ पैसों से साड़ी का व्यापार शुरू करेंगे। इसके बाद वह चोरी छुपे गहनों में से एक बड़ा गहना गिरवी रखकर उसके बदले ढेर सारे पैसे लेकर आती है, लेकिन उसके पास पैसे कहां से आए उसने यह अभी तक अपने पति को नहीं बताया होता। अब सोमलता भी उन साड़ियों के ऊपर प्राइस का स्टिकर लगाकर उन्हें सेल करने के लिए रेडी करती है। कुछ दिनों के बाद उनका साड़ी स्टोर ओपन हो जाता है, जिसका नाम रखते हैं राजमुनी साड़ी सेंटर।
चंदन की तरक्की का पता उसके पापा और भाइयों को चल जाता है। यह सुनकर वह भी हैरान हो जाता है। उनके साड़ियों के बिजनेस में तरक्की होती है, जिसके बाद सोमलता उस गहने को भी छुड़ाकर लेकर आती है और राजमुनि को यह खुशखबरी सुनाती है कि हमारी दुकान का नाम मैंने आपके नाम से रखा है। राजमुनि वहां से उसकी दुकान पर पहुंच जाती है और चारों ओर रंग बिरंगी साड़ियों को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसे विधवा की जिंदगी बितानी पड़ी और कहीं न कहीं उसकी खुशियों के पीछे सोमलता की वजह है, क्योंकि सोमलता की वजह से यह सब कुछ मुमकिन हो पाया है। वहाँ नाच गाना करने वाली चमेली नाम की एक औरत आती है और बिना पैसे दिए ढेर सारी साड़ियाँ लेकर जाती है। इसके जवाब में चंदन एक शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि शादी से पहले ज्यादा वक्त चंदन चमेली के साथ बिताता था। राजमुनि सोमलता से कहती है कि तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी दुकान को बंद करने के पीछे लगे हुए हैं और अगर तुम उनसे बचना चाहती हो तो मैं तुम्हें उनका एक राज बताती हूँ, जो अगर तुम्हें पता चल जाए तो शायद ससुर जी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे कि जब तुम्हारे ससुर जी जमींदार थे तो उन्होंने कमला के ऊपर बहुत सारा पैसा और सोना लुटा दिया। अगर तुम इस बात का जिक्र उनसे करोगी तो वो शर्म के मारे कभी तुम्हारे काम में टांग नहीं डालेंगे। राजमुनि कहती है कि औरत को आजकल के लोग एक खिलौना समझते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 12 साल की थी। जिंदगी में सुख शांति सब कुछ मिट गया, क्योंकि उस उम्र में मुझे इन सारी चीजों का अंदाजा ही नहीं था। मुझे बस एक खिलौने की तरह इस्तेमाल किया गया। पर जैसे जैसे जवान होती गई मुझ में बदलाव आने लगे और एक दिन मैंने हमारे घर के काम करने वाले रामविलास को देखा तो रात को मिलने के लिए बुलाया। कुछ सामान से वह टकरा गया, जिससे घर में बहुत बड़ा शोर मच गया और मेरे परिवार वालों ने उसे शक करके मार डाला। इससे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने की उम्मीदें ही खत्म हो गई। राजमुनि उसे सच्चाई बताती है। एक्चुअली उन साड़ियों की चोरी नहीं हुई है, बल्कि चंदन ने उन साड़ियों को चमेली को बिना पैसे के दे दिया है और तुमसे झूठ बोला कि दुकान में साड़ियों की चोरी हो गई। अब इसका पता चलने के बाद दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है कि अगर आप चमेली से प्यार करते हो तो आप उसी से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मैं आपको छोड़कर चले जाऊंगी और कभी आपकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। और फिर चंदन कहता है कि आज के बाद मैं चमेली से कभी नहीं मिलूंगा और अपनी बुरी आदतें भी छोड़ दूंगा। अब दोनों की मेहनत की वजह से इनका साड़ियों का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। अब कस्टमर साड़ी खरीदने के लिए आती है, लेकिन उसे मुंबई, मद्रास और कोलकाता की महंगी साड़ियाँ चाहिए जो मौजूद नहीं होती, क्योंकि उसे साड़ियों के लेन देन के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है और अगले दिन चंदन को वहां जाने के लिए रेडी किया जाता है। अब चंदन सोमलता को भूल जाता है। वह कभी भी खत में सोमलता का जिक्र नहीं करता, जिससे सोमलता को बहुत बुरा लगता है। अब घर आते वक्त एक अनजान आदमी सोमलता का पीछा कर रहा था। जब सोमलता ने इस बात को राजमुनि से शेयर किया तो वह कहती है कि किसी और से रिश्ता रखना बिल्कुल सही है, क्योंकि इस दुनिया में आदमी और औरत को दोनों समान हक है कि वह अपने प्रेमी और जीवन साथी को चुन सके। लेकिन सोमलता राजमुनि की बात को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि वह शादीशुदा औरत है। लेकिन बहुत महीने बीत गए हैं। चंदन ने अपने परिवार वालों के लिए बहुत लिफाफे भेजे, लेकिन कभी भी उसमें सोमलता के बारे में नहीं पूछा गया। इसी कारण सोमलता के दिल में चंदन का प्यार अब कम होने लगा है और उसे उस अनजान आदमी की याद सताने लगती है जो उसका पीछा कर रहा था। देखते देखते इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती है और एक दिन सुनसान जगह पर इन दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन सोमलता एक पतिव्रता स्त्री होने के कारण वह मुड़ करके चली आती है। फाइनली साड़ियों का कारोबार खत्म करके चंदन भी घर आ चुका होता है और सोमलता को एक बेटी होती है जिसका नाम उन्होंने चैताली रखा है। चैताली के नयन नक्श राजमुनि से मिलते जुलते हैं, जो देख कर के कभी कभी लगता है कि राजमुनि ने ही पुनर्जन्म ले लिया हो। वहीं दूसरी ओर पैरालिसिस से परेशान हो चुकी बड़ी बहू की तबीयत में सुधार आ जाता है। चैताली के जन्म के बाद सोमलता को राजमुनि की आत्मा दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि राजमुनि अब चैताली को दिखाई देती है। अब एक दिन सोमलता अपनी बेटी चैताली के जन्मदिन पर उसे गहनों का बॉक्स दिखाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि उसकी बेटी राजमुनि है। राजमुनि का और चैताली का रिश्ता दोस्तों की तरह बन चुका है, जहां वह एक दूसरे के साथ घुमा फिरा करते हैं और चैताली राजमुनि को अपने प्रेमी बेनू के किस्सा सुनाती है, जिसमें वह कहती है कि बेनू बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए एक सीक्रेट ऑपरेशन पर वर्क कर रहा है। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते। एक बार बेनू ने उसे सीक्रेट लोकेशन पर मिलने के लिए बुलाया तो उसने मुझे बताया कि जिस घर में हम लोग मौजूद हैं, वहाँ रफीक नाम के एक मशहूर कवि रहा करते थे, जिन्हें एक हिंदू औरत से प्यार हो गया था, लेकिन आगे बात न बनने के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अब बेनू अपनी मिशन की वजह से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि ना इस वक्त उसके पास पैसे हैं और ना ही सपोर्ट, और जंग में गोली लगने के कारण वह अपने साथियों का भी इलाज सही तरीके से नहीं कर पाता। इस वजह से उसके साथियों की भी मौत हो जाती है।
अब घर आने के बाद चैताली राजमुनि से सब कुछ शेयर करती है तो राजमुनि कहती है कि तुम्हारी माँ ने जन्मदिन पर तुम्हें जो सोने से भरा हुआ बॉक्स दिया था उसमें 500 तोला सोना है। इसकी मदद से तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। कि अगले दिन चैताली इस बात को शेयर करने के लिए बेनू के घर पहुंच जाती है। कुछ घंटे का इंतजार करने के बाद भी बेनू आता है और चैताली वहां बैठकर किताब पढ़ने लग जाती है, जिन्हें पढ़ने पर हैरान हो जाती है क्योंकि उस पत्रों में लव लेटर के फॉर्मेट में लिखी हुई कविताएं मिलती है जिसे कवि रफीक ने लिखा है। और जब चैताली उन सारे पन्नों को पढ़ने लगती है तो उसे पता चलता है कि रफीक जो हिंदू औरत से प्यार करता था वह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ सोमलता है। मतलब दोस्तों, जिस अनजान आदमी को हम सब अब तक अनजान समझ रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि कवि रफीक थे, जो रात में सोमलता का पीछा किया करते थे। और यह सब हो जाने के बाद चैताली अपनी माँ को दिया हुआ बॉक्स उन्हें लौटा देती है, जिसमें कवि रफीक की लिखी हुई कविता और कुछ गुलाब के फूल भी होते हैं, जिन्हें देखकर सोमलता काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी यादों को मिस करने लग जाती है। वहीं इन गहनों का सही हकदार राजमुनि को मिल चुका है, जो कि है चैताली, जो इन गहनों को अपनी प्रेमी बेनू को दे देती है, जिससे वह अपने मकसद में कामयाब हो और खुशी से शादी कर सके। और सारी समस्या दूर होने के बाद फाइनली राजमुनि की आत्मा को शांति मिल जाती है। दोस्तों, अब आप लोगों की बारी। अब आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि इस मूवी में कवि रफीक की प्रेमिका का क्या नाम है, और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। वीडियो में कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तब भी आप मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी जो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है वह एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें, आपको अच्छा